हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आर के मौर्या बाई हिंदी पर। दोस्तों, पीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम को देखते हुए आप जान रहे हैं कि मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूं आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से कि हिंदी टीजीटी यानी कक्षा 9 और 10 बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में आने वाले प्रश्नों के बारे में, जो मुख्य विषय से हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन पर मैंने चर्चा कर ली थी। आज जो है, आज की वीडियो में अगले 40 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। विस्तार से प्रश्न और उत्तर होंगे। आप वीडियो को देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, तो हमने आपको छोड़ा था कि कृष्ण गितावली किसकी रचना है। तो ऑप्शन है मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, नंददास। तो आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण गितावली जो रचना है वह तुलसीदास जी की है। अगला प्रश्न है 112 नंबर। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, रेखाचित्र या नाटक से? तो आपको बताना चाहेंगे, इसका ऑप्शन होगा रेखाचित्र। क्या है? रेखाचित्र। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें रेखाचित्र विधा है। एक शब्द चित्र संग्रह है ये। इसमें लेखक ने जीवन के विविध रंगों को रेखांकित करते हुए शब्द चित्र के माध्यम से जीवन की विविधता का वर्णन किया है। उनके अन्य रेखाचित्र हैं गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें, यात्रा वृत्तांत, पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो उड़ते चलो। और नाटक की बात करें तो नाटक जो है सीता की माँ और आम्रपाली, ये राम वृक्ष पुरी की कुछ रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 113 की बात करें कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? प्रेम सागर, इंदुमती, रानीखेत की कहानी या आकाशदीप? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। यह कहानी जो है सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में, ठीक है, सरस्वती पत्रिका में वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। और बाकी जो प्रेम सागर है वो लल्लू जी लाल की रचना है। रानीखेत की कहानी मुंशी इंसाल्लाह खां की रचना है। और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। 114 नंबर की बात करें, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, यह शुल्क लिखा हुआ है, गलत है, शुक्ल होना चाहिए, ठीक है, संपूर्णानंद। तो हिंदी नवजागरण के अगर दूत कहें तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर भारत में नवजागरण की शुरुआत की बात करें तो वो हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। निज भाषा उन्नति हैं, सब उन्नति को मूल, अर्थात अपनी भाषा की ही प्रगति हो, हर तरफ की प्रगति का मूलाधार है। इसलिए हम भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का अग्रदूत कहते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? नीरजा है, रश्मि है कि निहार है कि दीपशिखा है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो है क्या है? निहार है। क्या है? निहार है। महादेवी वर्मा कवित्री के साथ विशिष्ट गद्यकार भी थी। उनकी कुछ कृतियाँ इस प्रकार हैं। निहार जो है 1930 में, 1930, और रश्मि जो है 1932, ये भी ध्यान रखना है। बाकी नीरजा 1934 में इनकी ये रचना है, ठीक है। उसके अलावा सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्ग, प्रथम आयाम, अग्निरेखा इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 116, चंद्रप्रदायी की काव्यकृति का नाम है? विशलदेव रासो, आलाखंड, कुमार रासो या पृथ्वीराज रासो? तो आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रप्रदायी की काव्यकृति का नाम पृथ्वीराज रासो है, जिसमें 69 सर्ग हैं। कितने हैं? 69 सर्ग। इनके छंदों को अजायब घर कहते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंद हैं। 69 जो है सर्ग हैं, सर्ग, और 68 प्रकार के छंद हैं। ये ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, रासोचरित काव्य और उसकी रचना रासक
शैली में हुई थी, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्चंद शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य छठ मोहन रसेन? यहाँ जो कथन है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। द्विवेदी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासा शब्द से मानी है तथा रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है, ध्यान रखना है। इन्होंने क्या कहा? रसायन, ठीक है। बाकी इन्होंने क्या कहा? रासो, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 118 नंबर, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ग्रियर्सन या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो चारण काल किसने की? वो तो ग्रियर्सन थे, ठीक है। किसने थे? ग्रियर्सन ने कहा कि आदिकाल जो है चारण काल कहलाएगा। तो काल विभाजन का पहला प्रयास ग्रियर्सन ने किया था। कुछ अन्य विद्वान जो थे, जिसमें आदिकाल को रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल दोनों काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, और बाकी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने वीरगाथा काल कहा। अगला प्रश्न है 119 नंबर, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास, कबीर, तुलसीदास या केशव? तो ये थे कबीरदास जी, ठीक है। कबीरदास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे, और ये हिंदी साहित्य के निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उप शाखा के कवि थे। 120 हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो, नानक, तुलसीदास या गुरु गोविंद सिंह? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लेखन किया। उन्हें हिंदी खड़ी बोली के आविष्कारक का श्रेय जाता है। किसे जाता है? अमीर खुसरो को। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बहुत सारा क्वेश्चन है। कबीरदास, जायसी, सूरदास या तुलसीदास? तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास। जो बीजक है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। बीजक में साखी, शबद और रामायणी आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 122 किस भाषा के लिए वर्ष 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो मलयालम भाषा में, तमिल भाषा में, उर्दू भाषा में या कन्नड़ भाषा में? तो वर्ष 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नारायण को मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिएगा, मलयालम। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं हम। आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को वर्ष 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल, रामदास मिश्र या रुस्तम सिंह? तो इसके उत्तर हो जाएंगे रामदास मिश्र, ठीक है। वर्ष 2015 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी इत्यादि विधा की भी रचनाएं उन्होंने की थी रामदास मिश्र ने। 124 नंबर की बात करें, हरिवंश राय बच्चन का किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मधुशाला के लिए, दो चट्टानें, मधुबाला या सतरंगिनी के लिए? तो आपको बताना चाहेंगे, उत्तर होगा दो चट्टानें। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित साहित्य दो चट्टानें, इस पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और दो चट्टानें जो है ये कविता संग्रह है। इसके लिए वर्ष 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हालाबाद के जनक यही माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी, ये भी ध्यान रखिएगा। 125 नंबर, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, यह कथन किसका है? संपूर्णानंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला नंबर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार कौन है? मधुसूदन गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती या हरिशंकर परसाई? देखिए, व्यंगकार के रूप में अगर कोई है तो हरिशंकर परसाई जी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरिशंकर परसाई हैं।
हरिशंकर परसाई की कुछ और रचनाएं हैं, बड़े अटपटे हैं। निठल्ले की डायरी, भोलाराम का जीव, मुंडन, ठीक है, इस प्रकार से। 127 नंबर बात करें, वर्ष 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? भगवती चरण वर्मा को, अमृत राय को, अज्ञेय को या माखनलाल चतुर्वेदी को? 127 नंबर। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना, ठीक है, हिम तिरंगड़ी, इसे माखनलाल चतुर्वेदी को यहाँ पर दिया गया 1955 में। हिम तिरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 1961 में भगवती चरण वर्मा को के उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लिए, वहीं पर अमृत राय को वर्ष 1963 में प्रेमचंद की जीवनी कलम की सिपाही के लिए, वहीं पे अग्रय जी को 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला। 128 नंबर क्या कहता है? प्रश्न है, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तुलसीदास, रामचरितमानस, कुतुबन मृगावती, जायसी पद्मावत, मंझल चित्रावली। तो कौन सा नहीं है? तो ये जो डी वाला ऑप्शन है यही नहीं होगा, बाकी सब सही है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, कुतुबन मृगावती, जायसी पद्मावत, मंझल जो है चित्रावली, ये गलत है। मंझल जो है चित्रावली नई, चित्रावली जो है मंझन एक हिंदी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के जो है कवि थे। मंझन के जीवन की बात करें तो उनके जीवन वृत्त के विषय में एकमात्र रचना है मधुमालती, यानी मंझन ने क्या लिखा? मधुमालती लिखा। तो ये चित्रावली किसने लिखा? तो चित्रावली जो है शेख उस्मान ने लिखा था। किसने लिखा था? शेख उस्मान, ठीक है, शेख उस्मान, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वैदेही वनवास, साकेत, प्रियप्रवास या द्वापर? तो खड़ी बोली का पहला उपन्यास जो है वो प्रियप्रवास है, ध्यान रखिएगा, और यह हरिऔध की रचना है, ठीक है, हरिऔध, ये जो है हरिऔध की रचना है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की, प्रेम भाव की, सखा भाव की या घृणा भाव की? तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो तुलसी की जो भक्ति भावना थी वो दास्य भाव की थी, ठीक है। वे राम के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। उनकी दृष्टि में राम के समान महान तथा स्वयं के बराबर लघु कोई नहीं है। जबकि मीरा की भक्ति जो है माधुर्य भाव यानी प्रेम भाव के था, वही सूरदास की जो भक्ति थी वो सख्य भाव यानी सखा भाव की थी, ठीक है। आगे है पैसेज, ठीक है, पैसेज दिया है, इसको पढ़ के उत्तर देना है। क्या दिया है? निर्देश 131 से लेकर 135 के दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देना है। शिक्षा मनुष्य को क्या है? शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मानव को पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे, यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ? सहृदय, सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख शांति भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना अधिकारों का। इसी के आधार पर प्रश्न को उत्तर देना है। तो इसमें क्या दिया है? पहला 131 नंबर, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है? अनुपकार, अनुपम, अनपढ़ या अनुपयोगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अन, ठीक है, अनपढ़। अनपढ़ जो है अब अनुपसर्ग से नहीं बना है, ठीक है, बल्कि अनुपम होगा। अगला प्रश्न, ये मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो, वह शिक्षित हो, उसके पास सुख के साधन हो, उसे उत्तरदायी निभाना आता हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य तभी सुखी हो पाता है या सुखी कहा जाता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी और आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं।
सुख साधन का विग्रह और समास है। सुख से सधे जो साधन कर्मधार है। सुख और साधन द्वंद। सुखों के साधन तत्पुरुष। सुखों के साधनों का समूह द्विगु समास। तो सुख के साधन, सुख साधन का होता है सुख के साधन यानी तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास वहाँ होता है जहाँ पे कारक चिन्ह आ जाते हैं। तो काय और के कारक चिन्ह है। 134 नंबर, वह शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो मस्तिष्क का सही उपयोग करता है, दयालु और सचरित्र हो, गंभीर चिंतन दे, अपना अधिकार जानता हो। तो वही चीज़ें हैं, दयालु और सचरित्र हो। अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है आत्मिक ज्ञान देना, सच्चरित्र नागरिक बनना, सुसंस्कृत बनना या अनुत्तरदायी बनना। अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है, ये पूछा है। अनुत्तरदायी बनना ये विशेषता नहीं है। ठीक है भाई, आत्मिक ज्ञान देना अच्छी बात है, सच्चरित्र नागरिक बनना भी अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी विशेषता है। सुसंस्कृत बनना ये भी अच्छा है। अनुत्तरदायी बनना ये गलत है। बलिदान शब्द से बना विशेषण है, प्रबलदानी, बलिदानी, बलवान या आत्मबली। 136 नंबर, तो बलिदान का विशेषण जो है बलिदानी होगा। क्या होगा? बलिदानी, ये ध्यान रखिएगा। 137 नंबर की बात करें, गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज करना। तो गुड़ गोबर यानी बना बनाया काम बिगाड़ जाना। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास शब्द का शब्द विच्छेद होगा। क्या होगा? उत्धन श्वास, उत्धन श्वास, उधन अश्वास या उच्च धनवास। तो उच्छ्वास का सही शब्द विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन सही होगा, उत्धन श्वास। क्या होगा? उत्धन श्वास। 139 नंबर की बात करें, शायद मरीज बच पाए। ठीक है, वाक्य में लिखित शायद मरीज बच पाए वाक्य निम्नलिखित में से किस काल के लिए संबंधित है? तो भविष्य काल की बात। ठीक है, संभाव्य भविष्य काल होगा इसमें कि शायद मरीज बच जाए आगे चल के। ठीक है, तो संभाव्य भविष्य काल। बाकी समय एक में वर्तमान काल लिखा है, एक में भूतकाल लिखा। भूतकाल तो होगा नहीं, वर्तमान काल तो होगा नहीं। कैबिनेट द्वारा लोकपाल विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का वाच्य क्या है? 140 नंबर। तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन है एक भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या ये सभी। भाई सभी तो होंगे नहीं, तो एक होगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कर्मवाच्य होता क्या है? वाक्य में कर्म को केंद्र रखकर कथन किया जाता है तथा कर्ता के करण कारक में बदल दिया जाता है। कर्ता को करण कारक में बदले उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे श्रेया द्वारा खेला गया, आयान के द्वारा दूध पिया गया। ठीक है, इस प्रकार से द्वारा है ना यहाँ पे, कैबिनेट के द्वारा लोकपाल विधेयक, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। देशभक्ति बराबर देश के लिए भक्ति, है ना। देश के लिए भक्ति में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। को के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें समास के बारे में अगर आपको अच्छे जानना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। शुद्ध शब्द का चयन करिए। प्रशासन, प्रशासन, पंचासन, इनमें से कौन? कोई नहीं। तो प्रशासन जो शब्द है वहाँ पुल्लिंग होता है। ठीक है, और ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रशासन। बाल की खाल निकालना, मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ परिश्रम करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, बहुत मेहनत का काम करना और बाल नोचना। तो बाल की खाल निकालना, अनावश्यक विश्लेषण करना, बार बार उसी को सोचना या काम वही चीज़ें करना। अगला प्रश्न है 143 नंबर था, अब जो है 144 नंबर की बात करेंगे। 144 नंबर क्या कहता है? किस शब्द में सही अर्थ भेद नहीं है? अवलंबन, अभिलंबन, सहारा और बिना रुके। आसन्न, आसन, निकट और बैठने का स्थल। अली, अली, अतल, अतुल, गहरा और बड़ा, काफी। तो कौन सा भेद सही अर्थ में नहीं है? 144 नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा
3 नंबर, ठीक है। अली, अली और अली, सखी और भंवरा, ठीक है। देखिए इसमें यही नहीं होगा क्योंकि अली का अर्थ होता है भंवरा और अली शब्द का अर्थ होता है सखी, यहाँ उल्टा दिया हुआ है, इसलिए ये भेद नहीं होगा, बाकी सही है। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? तो इसमें विसर्ग संधि होगी। निधन सीम, ठीक है। कौन सी संधि होगी? विसर्ग, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, विकसित शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? सित प्रत्यय, इत प्रत्यय, त या संत प्रत्यय? 146। विकसित, तो इसमें क्या होगा? इत प्रत्यय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रत्यय वहाँ होता है जो शब्द के अंत में लगता है। 127 में बात करें, एक वाक्य शुद्ध है, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर अगला है, क्या है? श्रीमती रेड्डी जिस तरह श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं हैं। और जो है शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, कौन सा इसमें नहीं है? 147 नंबर। तो इसमें कौन शुद्ध है? तो डी वाला शुद्ध है, ठीक है। डी वाला ही शुद्ध, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ठीक। 148 नंबर बात करें, दिन में यह सोफा बन जाता है, रात को पलंग इसे कहते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, आम पे आम गुठले को दाम, एक पंथ दो काज, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक पंथ दो काज। एक दिन में सोफा बन जाता है, रात में पलंग, इसे कहेंगे एक पंथ दो काज, ठीक है। अगर आम के आम गुठलियों के दाम की बात करें, उसका अर्थ हो जाएगा कि हर तरह से लाभ ही लाभ। चित्त भी मेरी पट भी मेरी, लोकोक्ति का अर्थ हर स्थिति में लाभ होना, ठीक है, ये हो जाता है। बारहसिंगा शब्द में समास है। बारहसिंगा में समास क्या है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। 149। बारहसिंगा, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 12 है सिंह जिसके, ठीक है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें द्विगु समास नहीं होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 150 नंबर की बात करें, कुछ शब्द निम्नलिखित में किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? संज्ञा के रूप में, क्रिया विशेषण, क्रिया या विशेषण। तो कुछ जो शब्द है क्रिया के रूप में नहीं होता है, बल्कि अन्य के रूप में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन मैंने पहले भाग में हल करा दिए थे। जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं, जाकर प्ले लिस्ट में पहला पार्ट देख लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन नए टॉपिक पर, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।